बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है जीन सीक्वेंसिंग। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना ये है कि जीन सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है। सीक्वेंस का मतलब है किसी चीज़ का तरतीब से जुड़े होना। हमारे पास जीन एक डीएनए है या डीएनए का पार्ट है, तो डीएनए की कंपोजिशन है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम ये पता लगा लें कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड किस तरतीब से जुड़े हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को हम जीन सीक्वेंसिंग कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जीन भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। तो किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब का पता लगाना, ये जीन सीक्वेंसिंग कहलाएगा। अच्छा, 1970s के बाद हमारे पास काफ़ी सारे मेथड डेवलप हुए जिनके ज़रिए से जीन सीक्वेंसिंग की जा सकती थी। मेथड आर डेवलप दैट अलाउड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एनी प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट। यानी ऐसे मेथड डेवलप हुए जो डीएनए के किसी भी फ्रेगमेंट से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को मालूम कर सकते थे, और बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी। अच्छा, जितने भी मेथड हैं उन मेथड के अंदर 3 पॉइंट कॉमन है। यानी जो आप कह सकते हैं जीन सीक्वेंसिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 पॉइंट हैं ये हर मेथड का हिस्सा होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाने हैं, और फ्रेगमेंट इस अंदाज में बनाने हैं कि वो सारे के सारे फ्रेगमेंट सेम पॉइंट से स्टार्ट हों, जहाँ से डीएनए आमतौर पे स्टार्ट हो रहा था, और एंड डिफरेंट पॉइंट पे हो कि उनका जो एंड है, कोई फ्रेगमेंट ऐसे हो सकते हैं, कोई ग्वानिन पे एंड हो, कोई एडेनिन पे एंड हो, कोई साइटोसिन पे एंड हो, डिफरेंट एंड हो। तो पहला काम ये करना है कि हमने डीएनए के पीसीस बनाने हैं या फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, तो स्टार्ट उनका सेम पॉइंट से होना चाहिए, एंड उनका डिफरेंट पॉइंट। फिर हम ये जो पीसीस बनाएंगे तो ये और एफएलपीस बनेंगे। तो इसको फिर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के ज़रिए से हम इनको सेपरेट करेंगे, और फिर जेल से इनकी रीडिंग करके हम अपनी सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे। 3 पॉइंट: फ्रेगमेंट्स बनाना, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करना, और उसके बाद उससे रीडिंग करके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हर टेक्निक का हिस्सा है। अच्छा, हमारे पास जो ज़्यादा कॉमन मेथड हैं वो 2 हैं। एक को हम कहते हैं मैक्सम जिल्बर्ट मेथड, जो शुरू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। दूसरा जो मेथड है सेंगर मेथड, या इसको डाई डीऑक्सी मेथड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? डाई डीऑक्सी मेथड। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, मैक्सम जिल्बर्ट मेथड चूंकि अब कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता है, इस वजह से इसको ज़्यादा हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा ज़्यादातर फोकस सेंगर मेथड के ऊपर होगा। अच्छा, डाई डीऑक्सी में जो फ्रेगमेंट है, 2 स्टेप दोनों में कॉमन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रीडिंग फ्रॉम द जेल। लेकिन जो पहला मेथड है इसमें जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, अब जो डीएनए का पीस है इसको हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड करना है। इसमें भी तरीक़ेकार छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हम डीएनए को मुख्तलिफ पॉइंट से कमज़ोर कर देते हैं केमिकल्स के ज़रिए से। बाद में दूसरे केमिकल को इस्तेमाल करके हम इन पॉइंट को काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। फिर हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर हम रीडिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ जो केमिकल इस्तेमाल हुए मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड क्या करता है, ये जो प्योरीन्स होती हैं उन पॉइंट को कमज़ोर कर देता है। इसी तरह हाइड्रोजन आमतौर पे जो पायरिमिडीन होती है उन पॉइंट को कमज़ोर करता है। फिर हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पिपरेडिन, वो उन कमज़ोर पॉइंट को काट देता है। तो आपकी बुक में इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया गया, इस वजह से सिर्फ ये लिखा गया कि हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करना है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर बाई केमिकल्स। इन केमिकल्स का कोई नाम वगैरह आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया। अच्छा, जो दूसरा मेथड है सेंगर मेथड, इसको डाई डीऑक्सी मेथड भी कहते हैं। अब इस मेथड को समझने के लिए आपको कंपोजिशन ऑफ डीएनए पता होनी चाहिए। आपको पता है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 कंपोनेंट है। ये मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में ड्रा किए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, उसके बाद उसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व्हाटसोएवर कोई भी लगी हो सकती है 4 में से, और पोजीशन नंबर 5 पे फॉस्फेट लगा होता है। अच्छा, ये जो पेंटोज शुगर है ये 2 तरह की है। राइबोज आरएनए में होती है, इस वजह से उसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है, इस वजह से डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फ़र्क है
कि अगर कार्बन नंबर 2 पे OH लगा है तो ये बन जाएगी राइबोज। लेकिन अगर हम इस O को निकाल दें तो चूंकि हमने इसमें O निकाल दिया है, ऑक्सीजन निकाल दिया, तो ये डीऑक्सी राइबोज बन जाएगी। तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है। यहाँ से भी मैंने निकाल दिया क्योंकि हम यहाँ डीएनए के फ्रेगमेंट को ड्रा कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या बन गई? डीऑक्सी राइबोज। तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है और ये भी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। 3 कंपोनेंट है, एक हमारे पास है पेंटोज शुगर, एक है नाइट्रोजन। अच्छा, अगर 2 कंपोनेंट को मिला दें, नाइट्रोजन यानी फॉस्फेट को अगर हम निकाल दें तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। लेकिन तीसरा जो कंपोनेंट है फॉस्फेट ऐड कर दें तो न्यूक्लियोटाइड होगा। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि 2 कंपोनेंट का मजमुआ न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और इसमें अगर फॉस्फेट ऐड कर दें तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ G है, तो ये जो G वाला है तो पेंटोज शुगर के साथ ये जो न्यूक्लियोसाइड बनेगी इसका नाम है ग्वानोसिन। 1 फॉस्फेट लगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 लगा, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। 3 लगा, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। अच्छा, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का OH जो तीसरी पोजीशन पे है और एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जो 5वीं पोजीशन पे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। यहाँ से OH निकलेगा, फॉस्फेट का जो फॉस्फोरिक एसिड का H निकलेगा और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ये बड़ी डिटेल से ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए यहाँ कार्बन नंबर 3 पर OH का होना ज़रूरी है। ये जो मेन पॉइंट जो मैं बात करना चाहता हूँ, कार्बन नंबर 3 पर अगर OH लगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ फर्दर न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकते हैं। लेकिन जब हम सेंगर मेथड की बात करते हैं तो सेंगर मेथड में कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे तैयार किए जाते हैं जहां से कार्बन नंबर 3 के OH से भी ऑक्सीजन निकल जाती है। यहां से ऑक्सीजन निकली तो डीऑक्सी बन गया, अगर तीसरी से निकली तो डीऑक्सीजनेशन 2 दफा हो गई तो डाईडीऑक्सी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड डाईडीऑक्सी बन जाए, यहाँ OH की जगह H ना रहे, तो OH ने फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करना है। तो अगर वह H नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली OH नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर, ये वाला जो H है फर्दर किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, अगर OH है फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग होगी, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। अगर H है यानी हमने इसको डाईडीऑक्सी बना दी, यहाँ से भी O निकाल दिया, डीऑक्सी बन गया, यहाँ से भी O निकल गया, डाईडीऑक्सी बन गया, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, यहाँ आके चेन ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से ऐसे न्यूक्लियोटाइड को जो डाईडीऑक्सी होते हैं ये चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड भी कहा जा सकता है कि ये फर्दर किसी नए न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच नहीं होंगे, यहाँ आके चेन अटैच होगी। तो जो सेंगर मेथड है इसमें डाईडीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, मैंने कहा था ना न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, फिर हम उसके साथ अगर फॉस्फेट अटैच कर दें, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस का मजमूआ न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। 1 फॉस्फेट ऐड करेंगे मोनोफॉस्फेट, 2 करेंगे डाई और 3 करेंगे ट्राईफॉस्फेट। तो सेंगर मेथड में हम ऐसे न्यूक्लियोटाइड तैयार करते हैं जो डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट होते हैं, इसको DDNTP कहा जाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड जब भी आएंगे, ये एडिनिन वाले भी हो सकते हैं, ये ग्वानिन वाले भी हो सकते हैं, ये साइटोसिन वाले भी हो सकते हैं, ये थायमिन वाले भी हो सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जब भी हमारे पास रेप्लिकेशन में आएंगे डीएनए की, तो वो टर्मिनेट द डीएनए सिंथेसिस करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट। कैसे? अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो डाईडीऑक्सी मेथड है, इसमें हम डाईडीऑक्सी मेथड इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा बनाते हैं जो डाईडीऑक्सी होगा, जो जब भी आएगा तो वहाँ चेन रुक जाएगी। अब हमने क्या किया, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारा वो डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसकी हमने सीक्वेंस मालूम करनी। यहाँ तो मैंने लिख दी है लेकिन ये अननोन सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दी है ताकि तो समझाने के लिए। ये है क्या है? अननोन सीक्वेंस। अच्छा, PCR टेक्निक आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि PCR टेक्निक होती क्या है। तो PCR टेक्निक में हमने एक फ्रेगमेंट की बार बार कॉपी करनी होती है,
डीएनए के फ्रेगमेंट की बार बार कॉपी करनी होती है, उसके लिए हमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, उसके लिए हमें प्राइमेज एंजाइम चाहिए, उसके लिए हमें प्राइमर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए पीसीआर। बहरहाल यहाँ हमारा आर्टिकल पीसीआर को एक्सप्लेन करने के नहीं है। अगर आप लोगों को पीसीआर आता है फिर आपको ये थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगी। मैं कहता हूँ कि पीसीआर रिएक्शन इसमें भी हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं। इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी, पॉलीमरेज एंजाइम भी डाल दिया, प्राइमेज एंजाइम भी डाल दिया, प्राइमर भी बना के डाल दिया, डीएनए के फ्रेगमेंट जीन जिसकी हमने सीक्वेंस मालूम करनी है वो भी डाल दिए, न्यूक्लियोटाइड भी डाल दिए, और वो सारे कॉपी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पीसीआर से हट के जो बात है कि हमने ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी डाल दिए इसमें, यानी 4 किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो नॉर्मल है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास सपोज जी ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, टी नॉर्मल है, ए नॉर्मल है और सी। लेकिन इन चारों के अलावा एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी हमने डाली जो एडेनिन, उसके पास नाइट्रोजीनियस बेस है और वो डाइडिऑक्सी है। यानी इस टेस्ट ट्यूब में 5 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हो गए। 4 नॉर्मल हैं जो आमतौर पे डीएनए को बनाने में इस्तेमाल होते हैं और एक डाइडिऑक्सी है। इसी तरह यहाँ 4 नॉर्मल है और एक डाइडिऑक्सी, यहाँ थाइमीन वाला डाइडिऑक्सी है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं नॉर्मल है और यहाँ ग्वानिन वाला डाइडिऑक्सी है और यहाँ नॉर्मल के साथ साइटोसिन वाला डाइडिऑक्सी है। क्लियर? अच्छा, जब पीसीआर होता है तो पीसीआर में क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड होता है उसको ओपन किया जाता है, फिर यहाँ कॉपी बनाई जाती है और यहाँ न्यूक्लियोटाइड ऐड करके इसको डबल स्टैंडर्ड किया जाता है, फिर दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ दोबारा कॉपी बनाई जाती है, फिर सेपरेट हो जाती है। ये पीसीआर का रूल है। अच्छा, सपोज मैं कहता हूँ कि पहली टेस्ट ट्यूब है, इसमें कौन सा है, एडेनिन डाइडिऑक्सी है, बाकी नॉर्मल चारों मौजूद हैं। तो जिस वक्त इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड होना शुरू होंगे तो आपको पता है कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड है ए के सामने टी लगेगा, ए के सामने क्या लगेगा, टी लगेगा। अच्छा, उसके बाद टी के सामने ए लगेगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अब ए 2 तरह के हैं, एक नॉर्मल है जो डीऑक्सी है और एक डाइडिऑक्सी वाला है। अब यहाँ नॉर्मल भी लग सकता है, डाइडिऑक्सी वाला भी लग, अगर नॉर्मल लगता है तो आगे चेन चल पड़ती है, अगर यहाँ डाइडिऑक्सी लग जाए तो आगे चेन रुक जाएगी, आगे चेन रुक जाएगी। जाहिर बात है पीसीआर में रूल ये है कि जब चेन रुक गई है तो वो दोनों स्ट्रैंड को दोबारा क्या कर दिया जाता है, अपने टाइम पे सेपरेट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में एक ऐसा स्ट्रैंड बनेगा जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। अच्छा, इसके इनिशियल में प्राइमर लगाए जाते हैं, सिर्फ मैं हम जीन वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इस टेस्ट ट्यूब में एक ऐसा स्ट्रैंड बनेगा जिसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड है, 2। ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि 2 के बाद ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ नॉर्मल लग जाता है तो आगे चेन चल पड़ती है, सी टी। अच्छा, अब यहाँ फिर आ गया, अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ नॉर्मल लगेगा तो सारी आगे रेप्लिकेशन चल पड़ती है, लेकिन अगर यहाँ डाइडिऑक्सी लग जाए तो डीएनए का ये जो सेगमेंट है ये यहीं रुक जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में एक ऐसा स्ट्रैंड भी होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 6, जो 6 न्यूक्लियोटाइड रखता होगा। ठीक है, यानी एक 2 वाला है, एक 6 वाला। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ नॉर्मल लग जाए, मैं कहता हूँ कि यहाँ नॉर्मल लग गया तो चेन आगे चल पड़ेगी, जी सी टी ए। अच्छा, यहाँ भी इसी तरह है कि अगर यहाँ नॉर्मल भी लग सकता है, यहाँ डाइडिऑक्सी, लेकिन यहाँ चूंकि जीन ख़त्म हो गया तो इस वजह से यहाँ 10 वाला स्टैंड भी होगा। क्लियर? तो इसमें 3 किस्म के स्टैंड बन रहे हैं, एक में 2 न्यूक्लियोटाइड है, एक में 6 हैं और एक में 10 हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम टी की बात करें, सपोज कि ये जो रेप्लिकेशन है ये टी वाले में भी इसी तरह हो रही है, लेकिन अगर यहाँ हमारे पास शुरू में ही टी डाइडिऑक्सी लग जाए, क्योंकि इसमें डाइडिऑक्सी टी वाला है तो रेप्लिकेशन यही रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड वाला स्ट्रैंड होगा। ठीक है, वैसे इतना छोटा होता नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ हमारे पास नॉर्मल लगा हो तो चेन आगे चल पड़ती है, ए जी सी। अगेन इस जगह भी आप कह सकते हैं डाइडिऑक्सी लग जाए तो यहाँ दोबारा रुक जाएगी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 5 वाला स्टैंड भी होगा एक। लेकिन अगर नॉर्मल लग जाए तो चेन आगे चल पड़ेगी, टी ए जी सी। यहाँ भी आप कह सकते हैं डाइडिऑक्सी लग सकते हैं, तो ये 9 न्यूक्लियोटाइड वाला, और या फिर कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ भी 3 किस्म के स्टैंड बन रहे होंगे, ठीक है, एक वाला, 5 वाला, और इसी तरह ये, अब मैं थोड़ा सा तेज़ी से इसको ड्रा कर देता हूँ कि जो जी वाला है तो ये, इसके बाद यहाँ टी, यहाँ ए, यहाँ जी, तो जी अगर ये लग गया डाईडिऑक्सी तो यहाँ 3 वाला आप कह सकते हो स्टैंड बनेगा। उसके बाद अगर ये नॉर्मल लग गया, एप्लीकेशन आगे चल पड़ेगी, टी ए जी, हाँ यहाँ डाईडिऑक्सी लग गया तो 1 2 3 4 5 6 7 वाला स्टैंड बनेगा। इसी तरह अगर सी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है, दूसरे केस में रेप्लिकेशन। तो अच्छा, अब चौथी में अगर हम बात करें तो टी नॉर्मल है, ए जी भी नॉर्मल, यहाँ सी डाईडिऑक्सी है तो यहाँ डाईडिऑक्सी लग गया तो 4 वाला स्टैंड बनेगा। अगर नॉर्मल लग गया तो आगे ये चल पड़ेगी, टी है, ए है, जी है, सी है, फिर यहाँ आके आप कह सकते हैं 8 वाला स्टैंड है, और उसके बाद फिर यहाँ टी, और फिर एक नॉर्मल रेप्लिकेशन। तो हर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पीसीआर हो रही है तो वो मुख्तलिफ टाइप, लेकिन सारे के सारे अगर आप देखें टी से स्टार्ट हो रहे हैं, एंडिंग डिफरेंट है, कोई ए पे एंड हो रहा है, कोई जी पे। आप लोगों ने याद रखना है कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्मॉल फ्रेगमेंट बन रहे हैं, अगर वहाँ एडिनिन डाईडिऑक्सी है तो उसका एंड भी एडिनिन पे हो रहा है, क्योंकि अगर देखें ना यहाँ से अगर हम बात करें 2 वाला, तो 2 वाला एंड किस पे हो रहा है, एडिनिन पे। अगर इस टेस्ट ट्यूब की बात करें तो 5 वाले की एंडिंग क्या होगी, थायमीन, और यहाँ 3 वाले की एंडिंग। तो ये जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं स्टार्ट सारे टी से हो रहे हैं, लेकिन एंडिंग सबकी, किसी की एडिनिन पे हो रही है, किसी की थायमीन पे, किसी पे ग्वानिन। तो जिस टेस्ट ट्यूब में डाईडिऑक्सी मौजूद होगा वही न्यूक्लियोटाइड, वो एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये जो हमने बात की थी ना कि ऐसे पीसेस बनाना जो स्टार्टिंग सेम पॉइंट से और एंडिंग डिफरेंट पॉइंट से हो। अच्छा, अब इनमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रेगमेंट बन रहे हैं। अब इनका सारा सोल्यूशन हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो स्लॉट है उसमें डाल देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी के साथ। ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जिस वक्त हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है, सॉरी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए एनालाइजिंग वाली भी टेक्निक आपको आनी चाहिए इसको समझने के लिए। तो जो पॉजिटिव है ये इन फ्रेगमेंट को खींचेगा, और नेगेटिव क्योंकि डीएनए के फ्रेगमेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से उसको रिपेल करेगा। अच्छा, रूल ये है कि जो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, वो उतने ही सबसे आगे होगा। जैसे ये मैं कहता हूँ मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हैं, इसमें सबसे छोटा पहले एक न्यूक्लियोटाइड वाले वो सबसे आगे होगा, और वो कौन सी टेस्ट ट्यूब में है, टी, तो इसका एंड किस पे होगा, टी पे होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाला है वो एडिनिन वाली लाइन में होगा, वो पीछे थोड़ा सा उससे पीछे होगा। इसी तरह जो आप कह सकते हैं तीसरा है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमें नहीं पता, ये जो मैंने यहाँ टी लिखे हैं हम इनके एंडिंग पॉइंट से समझ रहे होते हैं। चूँकि टी वाली लाइन में है तो इसका मतलब है इसका एंड क्या होगा, टी होगा, इसका ए होगा, इसका जी होगा, इसका सी होगा, इसी तरह। तो ये आप कह सकते हैं सबसे छोटा सबसे आगे और सबसे बड़ा सबसे पीछे। अच्छा, जब ये सेपरेशन हो जाती है फिर जाहिर बात हम इसकी ब्लॉटिंग करते हैं, आपको पता है मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर उसको प्रोबिंग करते हैं। जो डीएनए एनालाइजिंग का सारा मेथड है वो हमने करना है, और उसके बाद जो पैटर्न आएगा उस पैटर्न से हम कैसे डिटरमाइन करें। अच्छा, सबसे पहले ये जो फ्रेगमेंट है जो सबसे आगे है इसका एंडिंग पॉइंट हम लिखेंगे। आपको पता है कि अगर टी वाली लाइन में तो एंडिंग पॉइंट भी टी होगा। अच्छा, दूसरा ए वाली लाइन में है तो हम जो एंडिंग पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद तीसरा जी वाली लाइन में तो एंडिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, जी होगा। अगर सी वाली लाइन में है तो इसका एंडिंग पॉइंट भी सी होगा। अगर पांचवा टी वाली लाइन में तो इसका एंडिंग पॉइंट भी टी होगा। अब ये हमें नहीं पता, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिए, लेकिन ये हमें नहीं पता, ये हम उस लाइन से समझ रहे होते हैं कि उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, टी है। इसी तरह छठा ए, सातवां जी, आठवां सी, नौवां टी और 10वां ए। अच्छा, जिस वक्त हमने इन सारों के एक सीक्वेंस एंडिंग पॉइंट लिख लिए, अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे। तो अगर इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ रीड करें तो टी, ए, जी, सी, टी, ए, जी, सी, टी, ए, ठीक हो गया। लेकिन ये वाली जो सीक्वेंस है वो इस साथ वाले स्टैंड की है, हमारा जीन इसके अपोजिट है, इस वजह से इसके हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाएंगे, वो हमारी असल जीन की सीक्वेंस होगी। जैसे
इसके सामने ए, इसके सामने टी, इसके सामने सी, जी, ए, टी, सी, जी, ए, टी। अच्छा, अगर आप इस सीक्वेंस को देखें और इस सीक्वेंस को देखें, जो हमारा ये जीन था जिसको हमने मालूम करना था इसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, तो आप दोनों की सीक्वेंस चेक करें, ये सेम होगी। यहाँ तो मैंने ड्रा किया है, लेकिन यहाँ हम इन चीज़ों से पहचान रहे होते हैं कि पहला सेगमेंट, दूसरा, यहाँ जितने फ्रेगमेंट बन रहे हैं उनके एंडिंग पॉइंट ए पे होंगे, यहाँ टी पे होंगे, यहाँ जी के होंगे, यहाँ सी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और जब हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहचानेंगे तो जो छोटे हैं वो सबसे आगे निकल जाएंगे, जो बड़े हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो फिर हम इसको एंडिंग पॉइंट इसके यहाँ लिखते हैं, तो उसको फिर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे और बाद में उसको कम्प्लीमेंट्रीली बेसिस बना के, तो ये हमारे पास सेंगर मेथड है जिसके ज़रिए से हम डीएनए की सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि अभी 10 न्यूक्लियोटाइड है, हमें कितनी मेहनत लगी है समझाने के लिए, लेकिन अगर हम एक ह्यूमन क्रोमोसोम का डीएनए सीक्वेंस करें उस जिसमें 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये मेथड किस तरह बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्ड वर्क चाहिए। लेकिन आजकल चूँकि कंप्यूटर का ज़माना है और हर चीज़ रोबोटिक होना शुरू हो गई है, ऑटोमेटिक होना शुरू हो गई है, इस वजह से आजकल बहुत बड़ा डीएनए भी हो, इट कैन ईजीली सीक्वेंस्ड। कैसे? जो काम हमने ये मैनुअली किया है, हमने इसमें प्राइमर डाला, इसमें प्राइमेज एंजाइम डाला, पॉलीमरेज डाला, डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डाले, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड डाले, पीसीआर किया और उसके बाद फिर इसके फ्रेगमेंट्स बनाए, ये हमने सारे मैनुअली किए। लेकिन अब क्या होता है कि ये काम सारा का सारा ऑटोमेटिक हो गया है, मॉडर्न कंप्यूटराइज से इसको जोड़ दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इज सो लार्ज, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि इसको स्टोर करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। देखो ना, ये 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, इसको पहले नीचे से पढ़ना, फिर उसके अपोजिट बनाना, फिर उसकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाना, कोई आसान काम नहीं है। तो लेकिन आजकल डीएनए सीक्वेंस क्या है, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो रोबोटिक डिवाइस है वो सारे के सारे रिएजेंट को मिक्स कर देती है और वो खुद ही रोबोटिक डिवाइस इस जगह पे लोड करती है। और यहाँ तो हमने एंड से ना खुद पहचाना कि चूँकि इस लाइन में है तो टी लिख दिया, इस लाइन में है तो ए लिख दिया, इस लाइन में है तो सी लिख दिया, ऐसे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि जो डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है इसको फ्लोरिसेंट बनाते, कलर दे देते, तो कलर से रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाए। अब होता क्या है कि रीडिंग को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, जो चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड थे, जो डाइडिऑक्सी थे, उसको हमने क्या बना दिया, फ्लोरिसेंट बना दिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बजाय अलग-अलग टेस्ट ट्यूब हम इस्तेमाल करने के, अलग-अलग लाइन बनाने के, हम सारा काम एक ही टेस्ट ट्यूब में कर देते हैं। सारा काम इसमें चारों डाइडिऑक्सी हमने डाल दिए, जी, सी, टी, और सारे नॉर्मल पॉलीमरेज सारे एक ही टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिए। उसके बाद फिर बजाय हम चारों लाइनों के अंदर अलग-अलग डालने के, हमने एक स्लॉट, उसी के अंदर सारी सेपरेशन हो गई, यानी जो सबसे छोटा है वो आगे निकल गया, जो सबसे पीछे है। अच्छा, जब यहाँ तो हम पहचानते कि टी वाली लाइन में जो फ्रेगमेंट होंगे वो उनके एंड टी वाले होंगे, इस वजह से हम यहाँ टी लिख देते हैं। जब एक ही लाइन में होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? बेसिकली हमने, जैसे मैं कहता हूँ कि जो मुख्तलिफ किस्म के गुआनिन डाइडिऑक्सी, उसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया, सी को मैंने ब्लैक कलर दे दिया, ए को मैंने दे दिया रेड कलर और टी को मैंने दे दिया। तो जब ये सारी लाइन बनेगी तो ये कलरिंग शो होगी, ठीक है, कलरिंग शो होगी एक ही लाइन के अंदर। अब होता क्या, एक डिटेक्टर होता है जो बॉटम पे होता है, वो इसके ऊपर ऐसे मूव करता है और कलर को डिटेक्ट करके, जैसे उस डिटेक्टर के सामने अगर ब्लैक आ गया, ये फ़ौरन कहेगा ये सी वाला है, वो सी की इन्फॉर्मेशन भेज देगा। अगर रेड वाला आ गया फ़ौरन कहेगा ये ए वाला है, जी वाला है, टी वाला है। तो इस तरह हमारे पास वो जो डिटेक्टर है वो जेल से सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड को रीड करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा और ये फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर को भेज देगा। कंप्यूटर फिर खुद इसको कैलकुलेट करेगा कि उसने खुद नीचे से रीड करना है, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री बेसिस बना के हमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बना दी। यानी सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करनी। सारी रोबोटिक डिवाइसेज ये काम खुद कर रही हैं, किस वक्त मिक्सिंग करनी है, किस वक्त न्यूक्लियोटाइड डालने हैं, किस वक्त डाइडिऑक्सी डालने हैं, पॉलीमरेज एंजाइम किस वक्त डालना है, किस वक्त हीट करना है, किस वक्त कूल करना है।
किस वक्त जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डालनी, ये सारे काम ऑटोमेटिक, हमें सिर्फ कंप्यूटर रिजल्ट बना के देता है। और इस आसान होने की वजह से अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए हैं या जीन है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस हो चुके हैं। कुछ आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, जैसे प्लांट क्लोरोप्लास्ट कम्प्लीटली सीक्वेंस हो चुका है, इसका एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कम्प्लीटली सीक्वेंस हो चुका है, बहुत सारी बैक्टीरियल टाइप्स के डीएनए कम्प्लीटली सीक्वेंस हो चुके हैं, काफ़ी सारी यीस्ट की जो टाइप्स है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस हो गई है, नेमाटोड्स कम्प्लीटली सीक्वेंस हो गए हैं, ड्रोसोफिला, माउस, ह्यूमन, एक मॉडल प्लांट है जिसका नाम है अरेबिडोप्सिस, ये कम्प्लीटली सीक्वेंस हो गया, और बहुत सारे ह्यूमन पैथोजेंस ये कम्प्लीटली सीक्वेंस हो गए। अच्छा, इस सीक्वेंसिंग का फ़ायदा क्या है कि अगर हमें डीएनए की सीक्वेंस कंप्लीट हो गई, सपोज मैं कहता हूँ किसी को खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हुआ, खुदा ना खास्ता, तो अगर उस सैंपल से हासिल होने वाला डीएनए और जो हमारा कोरोना वायरस का सीक्वेंस डीएनए के साथ मैच कर गया, हम कह सकते हैं कि इस शख्स को कोरोना डिजीज़ है। तो ये हमारा आर्टिकल था, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे आप कह सकते हैं, जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम स्टडी किया जा रहा है वो इसी मेथड की वजह से है। तो इस वजह से इसको अच्छी तरह आप लोग समझेंगे। लेकिन इस आर्टिकल को समझने से पहले मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले जो 3-4 आर्टिकल हैं उनको लाजमी पढ़ें, ताकि इस आर्टिकल को अच्छी तरह समझा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।